वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की पोस्ट के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसके रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं, उसको देखेंगे। और 6 महीने पहले श्री जनरल बिपिन रावत जी, जिनका देहांत हो गया था एक एयर क्रैश के अंदर, उनके बाद CDS कौन बनेंगे उसको लेके जो बात चल रही है उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि CDS की पोजीशन के लिए जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें सरकार क्या कहना चाहती है। 6 जून को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस के रूल्स में कुछ बदलाव लाए। और वो बदलाव थे CDS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करना, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करना। इस पोस्ट के ऊपर अब 3 स्टार और 4 स्टार ऑफिसर्स दोनों ही एलिजिबल होंगे टू बी अपॉइंटेड। अब ये 3 स्टार या 4 स्टार ऑफिसर्स कौन होते हैं? देखिए, हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की रैंक्स और उनकी इक्विवेलेंट रैंक्स क्या क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया। तो आर्मी में लेफ्टिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल तक, नेवी में सब लेफ्टिनेंट से लेकर एडमिरल तक, और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर से लेके मार्शल तक, ये सारी रैंक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। खैर, 3 स्टार जनरल होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से स्टार्ट होता है, यानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होगा, नेवी में वाइस एडमिरल होगा और एयरफोर्स में एयर मार्शल होगा। इसके ऊपर जितने भी रैंक वाले ऑफिसर्स हैं, चाहे वो प्रेजेंटली सर्विंग है या रिटायर हो चुके हैं, वो सभी एलिजिबल होंगे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो ये नया नोटिफिकेशन है। इससे पहले 4 स्टार जनरल को माना जाता था कि 4 स्टार जनरल ही बनाया जाएगा CDS। अपर एज लिमिट लेकिन इन्होंने रख दी है 62 इयर्स, यानी कि जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन उस मनुष्य की उम्र 62 इयर्स होनी चाहिए एंड 65 इयर्स की एज तक इनकी टेन्योर हो सकती है। तो मैक्सिमम टेन्योर आप कह सकते हो कि 3-4 साल, 5 साल भी हो सकती है। बट अपर एज लिमिट मतलब जिस साल में उनको अपॉइंट करना है उस साल वो 62 से प्लस नहीं होने चाहिए। अब इन रूल्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, उससे रेपरकशन देखिए। अभी हमारी जो CDS की पोस्ट थी वो बनी थी December 31, 2019 से ही, और फर्स्ट जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। जनरल यानी कि 4 स्टार रैंक है उनका। उनकी लेकिन डेथ हो गई थी ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। और अब यह कहा जा रहा था कि नेक्स्ट जो चीफ होगा वो इन तीनों में से कोई हो सकता था, क्योंकि ये रिसेंटली रिटायर हुए थे अपनी अपनी फोर्सेस के हेड की पोजीशन से। तो जनरल MM नरावने, ये थे आर्मी के चीफ, रिटायर हुए हैं पिछले महीने। एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया, ये रिटायर हुए थे लास्ट ईयर। और एडमिरल करणबीर लांबा, who was the chief of naval staff, ये भी रिटायर हुए थे लास्ट ईयर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है CDS। बट इनकी 62 इयर्स की जो एज है वो क्रॉस हो चुकी है। तो इसका मतलब अब ये CDS की पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं। तो जब ये CDS की पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं तो कौन आ सकते हैं? देखिए, पहले कैंडिडेट्स कुछ यहां पे आप देख सकते हैं जो प्रेजेंटली आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स हैं। प्रेजेंटली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ है एडमिरल हरिकुमार एंड एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इनमें से सबसे सीनियर मोस्ट ये हैं, सेकंड नंबर पे एडमिरल साहब हैं एंड थर्ड नंबर पे जनरल पांडे। तो ऐसे तो CDS में ऐसा नहीं लिखा है कि सीनियरिटी पे डिसाइड किया जाएगा, बट ऐसा कहा जा रहा था कि प्रोबेबली एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, जिन्होंने 62 इयर्स की एज क्रॉस नहीं की है, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। जी हां, किसी भी फोर्सेस से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है ये क्यों बनाई गई। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई। उस रिव्यू कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि आपको वॉर के लिए अगर क्विक रिस्पांस देना है, जल्दी रिस्पांस देना है, और तीनों सर्विसेज के अंदर यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन बनानी है, तो आपको एक नई पोस्ट बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 1947 से एक कमिटी फंक्शन करती है जिसको कहते हैं चीफ ऑफ सर्विसेज कमिटी।
इस कमेटी के अंदर ऑलरेडी तीनों सर्विसेज के चीफ्स मेंबर होते हैं और बाय रोटेशन इसमें ऐसा होता था कि हर एक सर्विस का एक एक मेंबर जो था उसका हेड बन जाता था, चेयरमैन बन जाता था। फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का जो चीफ है वो एक कुछ समय के लिए चेयरमैन बने, फिर आर्मी के चीफ कुछ समय के लिए, और फिर नेवी के चीफ। तो ये जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये तो 1947 से फंक्शन कर रही है और इसका ये काम होता है कि ये सिविलियन गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा रिगार्डिंग द मिलिट्री एंड वॉरफेयर मैटर्स। लेकिन इसमें रोटेशन होने की वजह से और इसमें डिफरेंट आर्म फोर्सेस के होने की वजह से कोई यूनिफाइड एडवाइस सरकार को नहीं मिलती थी। तो ऐसा हो सकता था कि एयरफोर्स के चीफ अपनी फोर्सेस के फेवर में कोई एडवाइस दे या नेवी के चीफ अपने फोर्सेस के फेवर में। तो ये इंटर सर्विसेज जो राइवलरी थी इसका थोड़ा बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए 2019 में सीडीएस की पोजीशन बनाएगी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ये कई सारे रोल्स दिए गए। उनमें से एक रोल था कि इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये परमानेंट चेयरमैन रहेंगे, यानी कि जिसको भी सीडीएस बनाया जाएगा वो परमानेंटली इनके चेयरमैन रहेंगे। वो रोटेशन वाला काम जो था वो खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो ये डिपार्टमेंट था उसमें सीडीएस सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहेंगे। अब आपको एक इसकी अनोमली बताता हूं। आमतौर पे जो भी 4 स्टार जनरल्स होते हैं या लेफ्टिनेंट जनरल्स भी होते हैं, यानी 3 स्टार जनरल्स के ऊपर वाले जो लोग होते हैं आर्मी में, वो इंडिया में हिरार्की के सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो वो सेक्रेटरी लेवल से बड़ी पोस्ट होती है। मतलब अगर हम सिविलियन और मिलिट्री को कंपेयर करें तो वो सेक्रेटरी लेवल से बड़ी पोस्ट होती है। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपने एक 4 स्टार जनरल को सीडीएस तो बनाया हुआ था लेकिन उन्हें सेक्रेटरी की पोजीशन दी हुई थी और सेक्रेटरी की पोजीशन इज लोअर एज कंपेयर टू व्हाट अ 4 स्टार जनरल इज देयर। तो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए ऐसा भी रिकमेंडेशन आ रहा है कि जो सीडीएस हैं उनको मेंबर तो रखा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, लेकिन सेक्रेटरी पोस्ट पे किसी और को रखा जाएगा और वो बंदा सीडीएस को रिपोर्ट करेगा। तो ये थोड़े हिरार्किकल इश्यूज भी चैलेंजिंग हो सकते हैं। और रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है उससे ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी 3 स्टार जनरल को सीडीएस बना दें और जो आर्मी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, वो तो 4 स्टार जनरल ही होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हिरार्की में जो बंदा जूनियर था उसे सीडीएस बना दिया और सीडीएस विल बी ओवर लुकिंग द 3 सर्विसेज। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि सरकार सीडीएस को कैसे पोजीशन करती है। क्या वो उन्हें फर्स्ट अमंग द इक्वल्स पोजीशन करती है, यानी कि 3 सर्विस चीफ्स और सीडीएस इक्वल ही हैं, बराबर ही हैं, लेकिन सीडीएस जो है बस कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, या उनको बॉस बनाती हैं तीनों का। तो ये मैटर्स अभी सरकार को सुलझाने हैं। इसीलिए रीसेंट टाइम्स 6 महीने का टाइम गुजर गया है लेकिन सीडीएस की पोस्ट अभी तक भरी नहीं गई है। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के और भी फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर होते हैं। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का काम चेयरमैनशिप के तौर पे डिफेंस मिनिस्टर संभालते हैं और इनका काम होता है कि जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है डिफेंस को रिलेटेड, चाहे वो वेपन्स हो, इक्विपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको ये अप्रूवल देते हैं। तो रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि 75,000 करोड़ की न्यू अप्रूवल होने वाली है और वो इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की होने वाली है। तो सीडीएस जो होंगे वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर रहेंगे। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि भारत ने अगर कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना है ना तो उसके लिए एनसीए का अप्रूवल चाहिए। एनसीए में 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल और एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। फाइनल बटन किसके पास है भाई? पॉलिटिकल काउंसिल के पास, यानी प्रधानमंत्री के पास, कि लॉन्च करना है न्यूक्लियर वेपन या नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एनएसए के अंदर आती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए जो अभी अजीत डोवाल जी है, वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं कि करना है कि नहीं, लेकिन फाइनल डिसीजन किसके पास है? पीएम के पास। इसी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए के मेंबर सीडीएस भी रहेंगे और वो भी अपने एडवाइजरी पोजीशन को काम करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो सीडीएस का था और जिसपे बिपिन रावत जी काम कर भी रहे थे वो थे इंटीग्रेशन ऑफ द ट्राई सर्विसेज। आपको ये पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टोटल मिला के 17 कमांड्स हैं भारत में और 2 ज्वाइंट कमांड्स है। एक है स्ट्रेटेजिक कमांड और दूसरी है अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड। ये दोनों जो है इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के मेंबर्स रहे। अब रिसेंट टाइम्स में यह बात हो रही थी कि सीडीएस का काम यह होना चाहिए कि सीडीएस जो है वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाए।
और जो इंडिया के बॉर्डर्स ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना खास तौर पे, एंड इवन आर मैरिटाइम एरियाज, मैरिटाइम बॉर्डर्स, वहां पे इंटीग्रेटेड कमांड हो। इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब है कि एक ऑफिसर के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की टुकड़ी हो और वो उसे कमांड कर रहे हो, और उनके पास जो भी रिसोर्सेज हो वो अपनी मर्जी से एलोकेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कैसे एडवांटेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में तीनों ट्रूप्स को इकट्ठा ट्रेन कर सकते हो, एक्लेमेटाइज कर सकते हो। आप इक्विपमेंट जो प्रोक्योर करोगे वो बिल्कुल उसी पर्टिकुलर एरिया, रीजनल ज्योग्राफी के लिए करोगे। आप मोबिलाइजेशन फटाफट कर सकते हो, ट्रूप्स को डॉर्मेंट एरिया से या पीस एरिया से वॉर एरियाज में लाना ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर इंटीग्रेटेड कमांड्स होंगी। साथ ही साथ मिलिट्री हार्डवेयर सिस्टम, नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक्स, कुछ भी एलोकेट करना है तो आपके पास प्रॉपर इकोनॉमिक तरीके से आप उसे कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो। अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए कि आपकी कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड है, नदर्न कमांड है, आर्मी की भी है, एयरफोर्स की भी है, नेवी की भी है, तो अलग से आप उसके लिए मटेरियल प्रोक्योर करते हो, वेपन्स प्रोक्योर करते हो, एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करते हो, शिप्स प्रोक्योर करते हो, तो वो कई बार हो सकता है डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन की वजह से आपका पैसा जो है वो जहां सेव हो सकता है वहां नहीं होता है, और आप उस चीज को रोकना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, इसलिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना चाहते हो। तो कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग आपस में तीनों सर्विसेज की वो भी बेहतर हो सकती है। ये सारी चीजें हो सकता है एडवांटेजेस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की, और इसके ऊपर काम भी कर रहे थे बिपिन रावत जी। तो अगले सीडीएस जो होंगे उनके पास सबसे बड़ा यही चैलेंज होने वाला है। आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत के अलावा जो 3 बड़े मिलिट्री नेशंस है वर्ल्ड के अंदर, रशिया, चाइना और अमेरिका, इन तीनों ने अपनी थिएटर कमांड्स बनाई हुई हैं जहां पे तीनों सर्विसेज इकट्ठे ऑपरेट करती हैं। चाइना की 6 थिएटर कमांड्स है, रशिया की 5 और यूएसए की भी 5 थिएटर कमांड्स है। सो यूएसए ने तो पूरे वर्ल्ड में बिछाए हुए हैं अपने थिएटर कमांड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफीज, बट इंडिया अभी सोच रहा है कि 4 थिएटर कमांड्स बनाए। अब अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, इसलिए जब वो फाइनलाइज होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। खैर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना मुश्किल क्यों हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि कारगिल रिव्यू कमेटी, याद कीजिए 2001 में जो बनी थी, उसने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसमें भी थिएटर कमांड इंटीग्रेशन करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ है? क्योंकि तीनों सर्विसेज के अंदर थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं इसको लेके, खास तौर पे एयरफोर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो सिपाही होते हैं अलग अलग फोर्सेस की, उनको रिक्रूटमेंट लेवल से ही उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है? तो कुछ फोर्सेस में 10th स्टैंडर्ड के लोगों को भी आप आने देते हैं और एयरफोर्स नेवी में 12th, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप लोग इंटीग्रेट कैसे करोगे? खैर, अगर चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज जो यूज की जाती है, तीनों सर्विसेज में अलग अलग है, अब उसको इंटीग्रेट करना है। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, और उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो बनती हैं सिपाहियों की, वो भी अलग तरीके से बनती है, ऑफिसर्स की भी अलग तरीके से बनती है। तो इसको आप एक ही सिस्टम बनाना है ना, बिकॉज इफ इंटीग्रेटेड कमांड विल बी देयर, इट विल बी कॉमन। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज बताया जा रहा है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑफिसर्स बिल्कुल कोर वॉर जोन के अंदर ऑपरेट करते हैं, और उनके जो एथिकल पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े ग्रे एरियाज में लाए करते हैं। ग्रे एरियाज मतलब कि उनके लिए सही गलत चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां जान को खतरा होता है। तो यू हैव टू मेजर द एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन। कई बार आप 2 लोगों की जान गवा के 50 लोगों की जान बचा लेते हो, तो वो उस एरिया में एथिकली करेक्ट माना जाता है। लेकिन जो पीस एरियाज वाले रेजिमेंट्स होंगी, उन लोगों के लिए हर एक जान उतनी ही इक्वल होगी, इतनी इंपॉर्टेंट होगी, तो वो सब चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे। ऐसा हो सकता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग रेजिमेंट्स में जब हो सकते हैं आर्मी में, तो फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तो और भी ज्यादा है। तो एक तो ये बनाना बहुत जरूरी है कि सब एक ही कल्चरल एथिकल यूनिटी दिखाए, और वो जो है वो धीरे धीरे करके एक चैलेंज के रूप में नजर आ रहा है। इसलिए थोड़ी सी हेजिटेंस होती है कि ये आर्म्ड फोर्सेस एक साथ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना सकती हैं या नहीं। खैर, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नेक्स्ट बनेंगे, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कुछ बदलाव भी लाए, और आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि नए सीडीएस की हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिले। तो आगे की न्यूज के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।